सोइल संस्थान उदयपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन अपना रहेगा टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग कि कैसे अपन अपने टाइम का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में टाइम को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अपन एक सफल जीवन जी सकते हैं। इस सेशन की शुरुआत से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर पे ऐसी चिट्ठी आई हो जिस पे कोई एड्रेस लिखा हुआ नहीं था, या फिर कभी आपने ऐसी पोस्ट की हो जिस पे आपने कोई एड्रेस लिखा ही नहीं। इसके अलावा क्या कभी आप ऐसी गाड़ी में जाके बैठे जिसका आपको पता ही नहीं कि ये कहाँ जाएगी, या फिर कभी ऐसा हुआ कि आप अपना बैग पैक करके घर से निकल गए और आपको ये पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। 3 सिचुएशन आपके पास है, क्या तीनों आपके साथ हुई है या इनमें से कोई एक हुई है? 100% आपका एक ही जवाब आएगा कि सर ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने बिना एड्रेस की कोई पोस्ट डाली हो, या फिर मेरे घर पे आई हो, या फिर मैं ऐसी किसी गाड़ी में जाके बैठ गया, या फिर बिना मुझे जानकारी की कि मुझे जाना कहाँ है मैं घर से बैग पैक करके निकल गया हूँ। सबका आंसर नो में आएगा। दोस्तों, आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट से रिगार्डिंग बात वही बच्चा कर सकता है, वही आदमी कर सकता है जिसका लाइफ में कोई टारगेट हो, कोई लक्ष्य हो और अपनी पूरी जिंदगी का अंत में कोई एक उद्देश्य हो। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे मान लो मेरी लाइफ का उद्देश्य है कि मैं कृषि वैज्ञानिक बनूं, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनूं और मेरे देश के अंदर जितना हो सके कृषि क्षेत्र में मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करूं, किसानों की हेल्प करूं, देश की मदद करूं। ये मेरा उद्देश्य है। अब इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मुझे मेरे छोटे छोटे लक्ष्य रखने पड़ेंगे। अब मैं लक्ष्य किसको नाम दे रहा हूँ? मुझे अगर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है तो पहला मेरा छोटा सा लक्ष्य है कि मुझे देश के अंदर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना होगा, जिसके लिए आपको ICAR, BHU, JET इनमें से कोई परीक्षा पास करनी होगी। तीनों पास कर लेते हो तो आपको बेस्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चूज करनी होगी। आप यूनिवर्सिटी में चले गए, आप UG कर रहे हैं, वहाँ जाने के बाद में वापस आपका एक टारगेट होगा कि मुझे किसी अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से MSc करना है, PG करना है। उसके लिए वापस आपको एग्ज़ाम देना होगा। ऐसे करते करते जो क्वालिफ़िकेशन साइंटिस्ट के लिए चाहिए वो मुझे गेन करनी होगी, और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनने के लिए मुझे फाइनली जो परीक्षा देनी है उसको पास करना होगा। जब मैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बन जाऊंगा तो फिर मैं लगातार इस देश के लिए, इस देश के किसानों के लिए रेगुलर काम करूंगा, जो कि मेरा उद्देश्य रहेगा, और मैं हमेशा संतुष्ट रहूंगा क्योंकि मैं वहां पहुंच चुका हूं जो मेरी ज़िंदगी का उद्देश्य था। आपको जान के हैरानी होगी कि 12वीं क्लास तक अपने देश के अंदर अराउंड 70% स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में करना क्या है। ज़िंदगी का तो छोड़ो, जो मैं छोटे छोटे जो टारगेट की बात कर रहा हूँ उनका भी पता नहीं है। बस 10वीं पास करनी है, 12वीं पास करनी है। खैर छोड़ो, ज़्यादा हैरानी तो तब होगी जब देश के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाओगे,
और जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉलेज में एट प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, उनसे आप जाके पूछोगे कि आपकी दोनों क्वेश्चन आप उनसे पूछो कि आपका लक्ष्य क्या है और आपका उद्देश्य क्या है, तो ज़्यादातर तो ये दोनों डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे और 99% लोग इन दोनों को एक ही समझ के एक आंसर देंगे कि अभी तो डिसाइड नहीं किया। अरे आप थर्ड ईयर में हो, आप फाइनल ईयर में हो, आप सेकेंड ईयर में हो और अभी तक आपने ये नहीं सोचा कि आपको लाइफ में करना क्या है, 12 महीने बाद में आपको क्या करना है, 4 साल बाद में आपको क्या करना है। अगर आपने नहीं सोचा, बुरा लगेगा, आपको माफ़ी चाहूँगा। आपकी हालत वही है जैसे बिना एड्रेस की जो चिट्ठी होती है ना, बिना एड्रेस का जो लेटर होता है, सेम सिचुएशन है आपकी। अब आप चाहते हो कि हम टाइम मैनेजमेंट करें, आप चाहते हो कि सर ऐसा क्या करें कि हम सक्सेस हो जाएं, फेलियर्स में हमारा नाम नहीं हो। उसके लिए पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपना टारगेट सेट करना होगा, आपको लक्ष्य डिसाइड करना होगा। क्या डिसाइड करना होगा? आपको अपना लक्ष्य डिसाइड करना होगा कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है। फिर अगर एक बार आपने टारगेट सेट कर लिया, अब टारगेट में भी कई समस्याएं हैं। कई बच्चे सपने देखते हैं कि मुझे ये करना है, तो जनरली अपन उस सपने को ही लक्ष्य मान बैठते हैं। किसी का सपना है, मान लो सपना बोले तो ड्रीम, या इसको इच्छा भी बोल सकते हैं कि भाई मेरी इच्छा ये है, मुझे इंजीनियर बनना है या फिर मुझे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनना है, XYZ। ध्यान रखना, आपके जो सपने हैं उनमें और टारगेट, इन दोनों में फ़र्क है। और लास्ट जो मैंने बोला था आपको, उद्देश्य, आपकी ज़िंदगी का उद्देश्य क्या है कि लास्ट में आपको खुशी महसूस हो कि मैंने जो चाहा वो पाया। तो वो लास्ट जो आपका उद्देश्य है, उसके लिए आपको छोटे छोटे टारगेट क्वालिफाई करने होंगे। अब बात कर लेते हैं अपन इस आपके ड्रीम की, कि आपका सपना और आपका लक्ष्य, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो आज के सेशन में मैं केवल बात करूंगा पढ़ाई से रिलेटेड, क्योंकि किसी का सपना बिजनेस करना भी हो सकता है और उसमें भी वो सफल होना चाहता है। अलग अलग तरीके के बिजनेस है। बिजनेस वाला ईश्वर ने चाहा तो कभी बाद में टॉपिक लाएंगे। आज अपन केवल एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो आपके टारगेट हैं उसी पे बात करेंगे। और ये बीच में ड्रीम वर्ड आ गया तो इसको साथ में लेते हुए चलते हैं कि सर सपना और लक्ष्य, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो यदि आपका सपना है, मैं छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, नोट डाउन कर लेते हैं अपन। जैसे कोई बच्चा 12th में पढ़ रहा है, उसको जेट, ICAR, BHU, ऐसे ही कोई बच्चा मान लो UG कर रहा है तो उसका टारगेट होगा मान लो प्री PG, किसी का JRF होगा, किसी का टारगेट, अभी एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की वैकेंसी आई हुई है तो मैं एक बार उसी को भी कंसिडर कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके ये अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। मैं एक बार यूँ मान लेता हूँ कि किसी बच्चे का टारगेट है कि मुझे प्री PG क्रैक करनी है, ये उसका लक्ष्य है। और एक बार आपकी भाषा में ये भी बोल देता हूँ कि उसका सपना है कि यार प्री PG क्रैक कर लूँ। तो अपन ये देखेंगे कि इस प्री PG को अपन सपने में काउंट करें, ड्रीम में काउंट करें,
या फिर इसको लक्ष्य में काउंट करें। तो सपने देखने चाहिए, सपने देखना बुरी बात नहीं है। और जहां तक मैं मानता हूं, सपने आदमी को बड़े देखने चाहिए। क्या देखने चाहिए? बड़े देखनी है। सपने आदमी को बड़े देखने चाहिए। लेकिन यह भी अपना दुर्भाग्य है कि अपन तो सपने में भी अगर मान लो कुछ खाते हैं तो चने खाते हैं, वो भी अपन बादाम नहीं खाते, क्योंकि दिन भर अपनी सोच ही चने जैसी रहती है। जब भी आप सोचो कम से कम बड़ा सोचना। इस पे फिर कभी एक वीडियो बनाएंगे कि बड़ा सोचने के क्या फ़ायदे हैं, और अगर अपन छोटी सोच रखते हैं, छोटा सपना रखते हैं तो उसके क्या नुकसान हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल अपन इतना देख लेते हैं कि सपने में और लक्ष्य में दोनों में क्या फ़र्क है और आपको क्या करना है। सपना और लक्ष्य एक जैसे हैं, स्टार्टिंग दोनों की एक जगह से होगी, लेकिन अगर आप सपने के साथ में 5D लगा देते हो। कितने डी लगा देते हो बेटा? 5D। तो 5D अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, डेडिकेशन, इसको बोलते हैं समर्पण। दूसरा, डिटर्मिनेशन, इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय। तीसरा, आपका सपना जो है उसकी क्या हो? डायरेक्शन हो, कोई दिशा हो। ऐसा नहीं कि आपको जाना तो था पूर्व में, ईस्ट में जाना था, और आप डबल स्पीड में वेस्ट में निकल गए, पश्चिम में निकल गए। तो डायरेक्शन नहीं थी इसका मतलब, काम तो किया आपने। 4th नंबर, अगला आपका डिसिप्लिन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट है डेडलाइन। डेडलाइन, अगर आप अपने सपने के साथ में ये पूरा मैटर अटैच कर लेते हो, ये 500 पॉइंट अगर आप अपने सपने के साथ में ऐड कर देते हो, तो ये आपका सपना किस में कन्वर्ट हो जाता है? लक्ष्य में। आप समझ पा रहे हैं? आपका सपना है तो क्या आपने ये तय किया है कि कब तक पूरा करना है? क्या उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है या रोज ही चेंज कर रहे हो? दृढ़ निश्चय है, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, बस मुझे करना है, ये वाला भाव है आप में, डेडिकेशन है। जब आप अपने सपने को पूरा करने चलोगे तो बहुत सारी आपके समस्याएं आएगी, या यूं कह सकता हूँ ऐसे बहुत सारा चारों तरफ आपके सराउंडिंग में ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा कि नहीं नहीं यार आज रहने देते हैं। लेकिन अगर आप डेडिकेट पर्सन हैं, आपके सपने के प्रति आपका डेडिकेशन है, तो आपको ये डेडिकेशन बचाएगा उस टाइम, और आप अपने सपने को पूरा करने में लगेंगे। तो ये 500 क्वालिटीज अगर आप अपने टारगेट के साथ में अटैच कर देते हो, सपने के साथ में अटैच कर देते हो, ड्रीम के साथ में अटैच कर देते हो, तो आपका सपना क्या बन गया? लक्ष्य बन गया। तो सपना देखना चाहिए, आपको बड़ा देखना चाहिए, लेकिन वो किस रूप में होना चाहिए? एक लक्ष्य के रूप में होना चाहिए। यहाँ तक आपके पूरे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि हमें हमारी ज़िंदगी में एक लक्ष्य लेके चलना है। अब जब आपके ये क्लियर हो गया स्थिति कि भाई मेरा ये लक्ष्य है और मेरे जीवन का ये उद्देश्य है, जब आपने ये तय कर लिया कि मुझे मेरी ज़िंदगी में ये करना है और आने वाले टाइम में मेरा ये लक्ष्य है,
तो अब आपका काम आएगा टाइम मैनेजमेंट का। अब अपन बात टाइम मैनेजमेंट की करेंगे कि हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, कैसे अपन अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये बात तो सही है कि 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, इसके अलावा टाइम ज़्यादा किसी के पास नहीं होता। कई लोग इसी टाइम का यूज करते हुए IAS भी बन जाते हैं, कई लोग प्रोफेसर बन जाते हैं और कई लोग कांस्टेबल भी नहीं बन पाते, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी नहीं बन पाते। ऐसा क्या है कि केवल 5% लोग सक्सेस हो रहे हैं और 95% लोग फेल हो रहे हैं। पाँच 5% लोग ही पास कैसे होते हैं, 95% लोग फेल क्यों हो जाते हैं, उन कारणों का अपन पता करेंगे। अब अपन इसमें ये देखेंगे कि कैसे हम टाइम मैनेजमेंट का यूज करते हुए अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट में अब बात करूँगा। आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिसके 10th 12th में ज़्यादा परसेंट है वही क्वालिफाइड होते हैं, या फिर ग्रेजुएशन में जिसके बहुत अच्छे परसेंटेज रहे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट कर पाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारा निजी अनुभव रहा है कि एक एवरेज और जिसको लोग कमज़ोर बोलते हैं वो स्टूडेंट भी अगर टाइम का सही सदुपयोग करना शुरू कर दें तो वो स्टूडेंट भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब एग्ज़ाम चाहे किसी भी लेवल का क्यों ना हो, चाहे IAS का हो, चाहे RS का हो, चाहे एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट का हो, चाहे JET हो, चाहे ICR हो, चाहे BHU, चाहे NEET हो, चाहे JEE मेंस हो, कोई सा भी कंपटीशन क्यों ना हो उसमें हर तरीके के बच्चे सेलेक्ट होके जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस तो मायने नहीं रख रही, अदरवाइज़ तो एवरेज बच्चे कभी सेलेक्ट ही नहीं होते क्योंकि इतनी तो सीट ही नहीं होती। तो हम देखते हैं कि ऐसा क्या है कि एवरेज बच्चे सक्सेस हो जाते हैं कई बार और दूसरे जो बच्चे हैं वो क्या हो जाते हैं, फेल इन द केस, मतलब पर्टिकुलर अपना जो टारगेट है वो अचीव नहीं कर पाते। अब अपन देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो है अपने टाइम को कैसे मैनेज करे। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, चाहे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अशोक जी गहलोत हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो, अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे एक नॉर्मल मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कांस्टेबल हो, सबके पास A to Z 24 आवर्स। और यही केस लागू होता है स्टूडेंट्स पे। जो भी कुछ भी मैंने नाम लिए हैं वो किसी न किसी दिन स्टूडेंट्स रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स ही आगे कुछ ना कुछ बनते हैं। किसान को निकाल देना, हर किसान को ये सौभाग्य नहीं मिलता कि वो किसी स्कूल में जाके पढ़े, इसलिए उनको निकाल के बाकी लगभग लोग कभी ना कभी स्टूडेंट रहे हैं। और जो भी मैंने नाम लिए हैं वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट कभी नहीं रहे हैं, एवरेज रहे हैं, या फिर 10th 12th के अंदर जो है वीक रहे होंगे, बाद में अच्छे से पढ़े होंगे, फिर इंटेलिजेंट हो गए होंगे, लेकिन जन्मजात इंटेलिजेंट नहीं रहे। तो आपको पता है आज अपन बात करेंगे आपके लिए, क्योंकि आज आपका हूँ एज ए स्टूडेंट वाली पोस्ट पे। अब स्टूडेंट के पास भी अपन मान के चलते हैं कि कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे।
भाई स्टूडेंट है तो उसके पास 24 घंटे हैं। अब अपन देखते हैं, टाइम मैनेजमेंट लगाते हैं। भाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर ज़िंदगी में, तो मुझे लगता है वो नींद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आदमी प्रॉपर सोता नहीं है तो अपना 100% नहीं दे पाता। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं लगभग 5 से 7 घंटे के बीच में एवरेज सभी सोते हैं। तो अपने को भी, क्योंकि अपने को तो सक्सेस होना है और वो सब सो रहे हैं तो अपन भी सोएंगे, कोई तकलीफ नहीं है। मैं एज ए स्टूडेंट लिख देता हूँ कि भाई 6 घंटे आदमी को स्टूडेंट लाइफ में सोना चाहिए, तो 6 घंटे सो जाते हैं। अब आगे बच गया उसके पास टाइम, तो मैं यूँ मान लेता हूँ कि 4 से 5 घंटे डेली रूटीन, एंटरटेनमेंट या कोई अदर एक्टिविटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, उनमें भी मैं टाइम बच्चे के लिए निकाल रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट्स बच्चे के लिए काउंट कर रहा हूँ। तो ये लगभग टाइम हो गया 10 से 11 घंटे, जिसमें सोना और मौज मस्ती करना मैंने दोनों शामिल किए हैं। मैं उस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ कि सर मैं कितने घंटे पढूं कि मेरा नाम सक्सेसफुल जो पर्सन है उनमें आए, मेरा नाम लिस्ट में आए। तो देख लो 24 माइनस 10 to 11, तो आपका ये रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा आपके पास 13 से 14 घंटे, 24 आवर्स हो गए। क्योंकि ध्यान रखना, आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आपसे कोई पूछता है ना कि क्या करते हो, कि कॉलेज कर रहा हूँ, क्या करते हो, पढ़ाई कर रहा हूँ, आप उस टाइम और काम तो बताते नहीं हो। आप ये थोड़ी कहते हो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ में 6 घंटे जॉब कर रहा हूँ, मैं कॉलेज कर रहा हूँ और साथ में 8 घंटे ये काम कर रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बोलते। तो इसका मतलब है मैं एक पढ़ने वाले बच्चे का निकाल रहा हूँ ये फिगर। तो एक बच्चे के पास सोने के बाद में और मौज मस्ती के बाद में भी 13 से 14 घंटे एवरेज बचते हैं। इसमें आपका मोबाइल भी शामिल है, ठीक है। अब अगर कोई बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है मान लो, तो मैं वो ऑनलाइन में भी उसके मोबाइल को काउंट करते हुए चल रहा हूँ। 13 से 14 घंटा अपने मोबाइल का सही यूज कर रहा है, वो स्टडी के लिए यूज कर रहा है। और 13 से 14 घंटा चाहे वो हाथ में मोबाइल लेके पढ़ रहा हो, चाहे फिर वो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो या सेल्फ स्टडी कर रहा हो, या फिर इंस्टीट्यूट प्लस सेल्फ स्टडी, मोबाइल प्लस सेल्फ स्टडी, ये सभी केस काउंट करके चल रहा हूँ। लेकिन हंसते खेलते मुझे ये नज़र आ रहा है कि एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए, चाहे वो कॉलेज कर रहा हो, चाहे वो 11th-12th में हो, चाहे वो ड्रॉपर बैच में हो, 13 से 14 घंटे एक बच्चे के लिए बच रहे। अब कोई ये कह सकता है अरे सर मैं तो कॉलेज में जाता हूँ, तो कॉलेज में कितने घंटे जाते हो पहले तो ये देख लेना। 4-5 घंटे जाते हो तो इसमें से 4-5 घंटे कम कर देना। खैर कॉलेज में जा रहे हो तो वहाँ पर भी कोई बिजनेस तो करने ही रहे, पढ़ने ही जा रहे हो ना, तो मैं तो 13-14 घंटे ही तो काउंट कर रहा हूँ, उसमें वो दोनों काउंट कर लेना। इसका मतलब मैं ये क्लियर कह सकता हूँ कि यदि आप केवल पढ़ाई का काम कर रहे हैं, चाहे कोई सी भी क्लास में क्यों ना हो, आपके पास 13 से 14 घंटे पढ़ाई करने के लिए है, ठीक है। अब आपको ईमानदारी से देखना है। यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे ईमानदारी के साथ कुछ बताते नहीं हैं, ना कुछ करते हैं। घर पे कुछ और सिस्टम चलता है और यहाँ कुछ और सिस्टम चलता है। दुख होता है जब बच्चे दिन भर 24 घंटे के अंदर सोने के अलावा, सोने का भी उनको पता नहीं है कब सो रहे हैं कब उठ रहे हैं, दिन भर इधर उधर घूम घुमा के खा पी के सो जाते हैं, फिर दिन भर घूम लेते हैं, खा पी के फिर सो जाते हैं, महीने महीने तक बुक्स के हाथ नहीं लगाते, देखते ही नहीं किताब।
और वो पेरेंट्स को देखो जिन्होंने किस उम्मीद के साथ में हर महीने इकट्ठा कर करके आपको कॉलेज में फीस जमा करा रहे हैं, इकट्ठा कर करके आपको रहने का पैसा दे रहे हैं, आपका खर्चा दे रहे हैं, और जब उनको ये पता चलता है इस चीज़ का कि मेरे बच्चे ने पूरे महीने में जिसके लिए मैंने पैसे भेजे थे उसने पूरे महीने में किताब हाथ में ही नहीं उठाई है, कुछ भी नहीं पढ़ रहा, कॉलेज जा ही नहीं रहा, कभी कभार जाता है, खुद कभी नहीं पढ़ता, खाली एग्ज़ाम वाली नाइट पढ़ रहे हैं। अब आप सोच लो उनको कितना दुख होगा। और घर से फ़ोन आते हैं तो सीधा हाँ पढ़ रहे हैं, बस डला देना अकाउंट में। खैर वो तो डला रहे हैं बेचारे, डलाते रहेंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में तो एक ही चीज़ लिखी हुई है कि दुख पाना है अपने को, लेकिन अपने बच्चों को सक्सेस होते हुए देखना, इसलिए कमा कमा के ला रहे हो। आप सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे वो इधर देख लेना। अभी ईमानदारी से आप देख लेना कि 13 से 14 घंटे में से आप कितना टाइम वास्तव में पढ़ाई पे दे रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं आप ईमानदारी से ध्यान कर लेना। अगर आप नौकरी नहीं लगे, आप सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हुए, आपके घर वाले सहन कर लेंगे। आप अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, आपके मम्मी पापा सहन कर लेंगे, क्योंकि कुदरत ने उनको बनाया इसीलिए। लेकिन एक वर्ड लिख रहा हूं, इसको ढंग से देख लेना। सरस्वती माँ आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसका सीधा सा फंडा है, ज्यादा पढ़ाई ज्यादा नंबर, कम पढ़ाई कम नंबर। मतलब जितना टाइम इन 13 से 14 घंटों में से आप दोगे उतना ही रिजल्ट आपको इधर मिल जाएगा। जितना टाइम कम दोगे उतना ही आपका कम रिजल्ट आएगा। अगर आप 10th तक पढ़ोगे तो 10th में मेरिट में आ जाओगे, 11th में आप मोबाइल फ़ोन लेके आ जाओ, फिर 11th और 12th दोनों में मोबाइल फ़ोन पास में रखो, मोबाइल पे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा दो, पढ़ाई पे टाइम कम से कम दो। आप 60% पे भी आ जाओगे। कई बार फेल भी हो जाते हैं ना, कई बार ये मेरिट में 10th में आए हुए बच्चे 12th में फेल भी हो जाते हैं। आपने 10th और 12th दोनों में कम पढ़ाई की, दोनों में आपके फर्स्ट डिवीज़न नहीं है, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद में आपने पढ़ाई पे ज़्यादा टाइम दिया तो पता चला कि आप कॉलेज में टॉप कर गए या बेस्ट स्टूडेंट में शामिल हो गए। इसका मतलब यहाँ कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन कहाँ बैठ के पढ़ रहा है, रोड पे बैठ के पढ़ रहे हैं, सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं, चेयर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका तो सीधा सा फंडा ये है, समझ गए। इसलिए आप अगर ये चाहते हो कि ये वीडियो आपके काम का हो और आप टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये टाइम मैनेजमेंट वर्ड आपके काम में आए, तो आपको इन 13 से 14 घंटे को ईमानदारी से देखना होगा। ईमानदारी से देखो, अगर आपको लिस्ट में शामिल होना है तो 13 से 14 घंटे को कैसे यूज करना उस पर अपन डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम देने जाओगे तो आपको अभी एट ऑब्जेक्टिव पेपर देने होंगे। जो मैंने एट जो जेट ICR BHU प्री PG ये जितने भी एग्जाम लिखे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, उन सब में आपको ऑब्जेक्टिव पेपर देना है। ऑब्जेक्टिव पेपर देने का मतलब है आपको सब्जेक्टिव पढ़ना होगा, उसके बाद में सब्जेक्टिव में से आपको ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी होगी। और यह प्रैक्टिस अगर आपकी बेस्ट रही तो आपका लिस्ट में नाम शामिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
अब अपन बात करेंगे कि इस 13 से 14 जो घंटे हैं इनको कैसे मैनेज करें। मैं आपकी खुशी के लिए इस टाइम को और कम कर रहा हूँ, और मौज मस्ती कर लो। मैं हाल फिलहाल इसको 12 घंटे पे लेके आ रहा हूँ बेटा। कितने घंटे पे? 12 घंटे पे। कि और आपने मौज मस्ती 4-5 घंटे की जगह 6-7 घंटे कर ली, कोई बात नहीं, मैं खाली 12 घंटे की बात कर लेता हूँ। वैसे किसको कितना घंटा पढ़ना चाहिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर आदमी का अपना अलग अलग सिस्टम रहता है, और सिस्टम का कारण रहता है उसकी पुरानी मेहनत। जैसे किसी ने 11th-12th में अच्छी मेहनत कर रखी है और कॉलेज में वो टॉप करना चाहता है तो वो एवरेज रेगुलर पढ़ के टॉप कर सकता है। लेकिन 11th-12th में ज़्यादा नहीं पढ़ रखा और कॉलेज में जाने के बाद में चाहता कि मैं टॉप करूं, तो उस दूसरे वाले बच्चे से इस बच्चे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। हर कंपटीशन एग्जाम में ये सेम कहानी लगती है, ठीक है। आप किसी ऐसे एग्जाम में शामिल होने जा रहे हो जिसके अंदर साइंस के कैंडिडेट शामिल हो रहे हैं, और आप मान लो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, और कुछ सब्जेक्ट आप वाले आर्ट्स वाले के भी शामिल हो गए और आपके साइंस के कुछ सब्जेक्ट शामिल हो गए काफ़ी हद तक, तो साइंस वाला थोड़ा कम पढ़ता है तो भी कवर कर सकता है। लेकिन अगर आर्ट्स का कैंडिडेट है तो उसको साइंस वाले अगर कवर करना है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो हर जगह अगर अपन गणित लगाएंगे ना तो पर्टिकुलर एक ही बंदे पे अपन फिक्स नहीं कर सकते भाई इतना घंटे पढ़ के तो आराम से कवर कर जाएगा। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन अपन हाल फिलहाल बात करेंगे एवरेज टाइम की, कि 12 घंटे को हमें अगर लिस्ट में नाम हमारा लिखवाना है, लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरा यूँ मानना है कि इसमें से आपको 20% टाइम रोजाना ऑब्जेक्टिव पे देना चाहिए, और 80% टाइम जो आप किस पे देना चाहिए, सब्जेक्टिव पे देना चाहिए। मतलब आप कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसकी पूरी थ्योरी पढ़ो। मान लो आपने 100 मिनट पढ़ा, ठीक है, आपने टाइम निकाला। जैसे कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ, मैं मान लेता हूँ सोइल साइंस की मैं बात कर लेता हूँ, मैं एग्रोनॉमी की बात कर लेता हूँ, मैं केमिस्ट्री की बात कर लेता हूँ। मान लो केमिस्ट्री के अंदर मान लो मैंने चैप्टर उठाया एटॉमिक स्ट्रक्चर, और मैंने टाइम निकाला था कि मुझे केमिस्ट्री के लिए 100 मिनट देनी है अराउंड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 80 मिनट तो थ्योरी पढ़ूंगा और फिर 20 मिनट प्रैक्टिस करूँगा। ये भी अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग होती है। मैंने केमिस्ट्री उठा ली, यहाँ पे टाइम थोड़ा मुझे और ज़्यादा देना पड़ेगा। अगर यहाँ सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल साइंस या फिर एग्रोनॉमी होती तो 80-20 वाला रेशियो काम कर जाता। अब यहाँ क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा इधर केमिस्ट्री में, तो यहाँ अपन टाइम को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इधर 70 मिनट करके इधर 30 मिनट कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। मेरा यूँ मानना है ज़्यादातर अगर एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 80-20 का रेशियो आपके सफिशिएंट है। अगर आप यहाँ पूरा टाइम दे रहे हो और यहाँ नहीं दे रहे तो भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आएगा। केवल इसकी प्रैक्टिस कर रहे हो और याद है ही नहीं, आप खाली ऑप्शन देख के पीछे आंसर देख के सेट करो, अच्छा इसका ये हो गया, अरे ये नहीं ये हो गया, ये वाला काम कर रहे हो केवल ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करके, तो भी आपका काम नहीं होगा। ये दोनों काम सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव की तैयारी आप अगर 12 घंटे रोज अपने टारगेट को लेते हुए लगातार करते हो तो दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको रोक सके। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर आपको आपका टारगेट चाहिए तो ये जो आपके पास टाइम टेबल है, मतलब जो 12 घंटे आपके पास है, कम से कम 12 घंटे आपके पास है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप खींच के 15-16 घंटे तक भी ले सकते हो। और माइंड से आप बिल्कुल फ्री होके, नो टेंशन होके अगर लगातार आप अपने टारगेट पे लगे रहोगे तो डेफिनेटली आपको वो सब कुछ मिलेंगे जो आप चाहते हो। ज़्यादातर बच्चों की तो हालत ये है कि उन्होंने कुछ डिसाइड ही नहीं कर रखा कि हमें जाना कहाँ है, करना क्या है, कैसे करना है। सभी चीज़ें पॉसिबल हैं, हर कुछ आप कर सकते हो, आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, बशर्ते आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो और आप ईमानदारी से मेहनत करते हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वो लोग मैंने तो मेरी लाइफ में कभी नहीं देखे सक्सेस होते हुए जो अपने पेरेंट्स को अंधेरे में रखते हैं, और उनको तो पाप लगता है, यूँ मान के चलो, जो गरीब घर से हैं
और वो अपने पेरेंट्स से पैसे मंगवाते हैं हर महीने पढ़ाई के नाम से, चाहे वो कॉलेज भी क्यों नहीं कर रहे हो, हर बार पैसे मंगा रहे हैं, जितने पैसे चाहिए। कुछ बच्चे तो बहाने बना बना के पैसे मंगाते हैं कॉलेज में, और पैसे मंगा के खर्च कर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। अरे सब बंदों को देखो, कुछ आपके साथ ऐसे हो सकते हैं जो कि बिजनेसमैन के हो, जिनके पिताजी के पास अच्छा खासा बिजनेस चल रहा हो। आप नॉर्मल किसान परिवार से हो और आपको पता है कि घर पे आपके पैसे नहीं है, कर्जा लेके आ रहे हैं, फिर आप उस कर्जे लिए हुए पैसे से अगर गुलछरे उड़ा रहे हो तो ये सरस्वती माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पेरेंट्स को मना कर दो कि हमसे नहीं पढ़ा जाएगा, हम तो कुछ धंधा करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं। आप अपनी एनर्जी वहाँ पे लगा दो। अगर आपने पढ़ाई 12-13 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे नहीं की है तो आप उस सब्जेक्ट का कुछ भी नॉलेज प्राप्त नहीं कर पाओगे, और उसका रिजल्टेंट ये आएगा कि जब आप किसी के यहाँ जॉब के लिए जाओगे, प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, वहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाओगे, और गवर्नमेंट के लिए कोई भी एग्ज़ाम आप क्वालिफाई करने जाओगे वहाँ पर भी रिजेक्ट हो जाओगे। तो आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपना लक्ष्य तय करें, अपने जीवन का उद्देश्य तय करें, और उसके प्रति रात और दिन पूरी अपनी जितनी एनर्जी है पूरी लगा दें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जो सोचोगे वो आपको मिलेगा। ईश्वर आपकी मदद करेगा। ईश्वर के घर पे देर है, अंधेर नहीं है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।